हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बंगाल से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अवध पढ़ा है। बंगाल में जो नवाब था वो कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने 1717 से पहले ही बंगाल का दीवान बनाया था। दीवान नहीं, क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था। सूबेदार बनाया था औरंगजेब ने। सूबेदार बनाने के बाद कुछ समय के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 1707 में। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, अब ये तो सूबेदार थे, उसके बाद हमको पता है, हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद उनके जो पुत्र थे उनमें क्या होने लगा था? उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगा था। उधर उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ बंगाल में ये अपने आप को एक मतलब जो है शासक के रूप में उभार रहा था। कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बंगाल में अपने आप को एक शासक के रूप में उभार रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ? इसने अपने आप को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। अब जब नवाब घोषित किया तो जो औरंगजेब के लड़के थे वो इनसे नाराज हो गए। बात समझे? जो औरंगजेब के लड़के थे अजीमुस्सान, वो नाराज हो गए। कहा कि आपको हमारे पिताजी ने सूबेदार बनाया है और आप वहाँ के नवाब बन गए। तो इसने कहा हम नवाब बन गए हैं और नवाब रहेंगे बन के। बात समझ में आई? ये जब नवाब था कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने। और मुर्शिद कुली खां ने अपनी जो राजधानी थी ढाका से कहाँ? मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद हम कहाँ आते हैं? इनका जो दामाद था, क्या नाम था? शुजाउद्दीन। अवध में हम लोगों ने शुजाउद्दौला को पढ़ा था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? शुजाउद्दीन को इनका क्या समय रहा था? 1727 से 1739। इसने अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। किसे बनाया? अली वर्दी खां को। किसे बनाया था? अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। किसने बनाया? शुजाउद्दीन ने। शुजाउद्दीन के बाद शासक कौन बना? सरफराज बना। जब 1739 में सरफराज शासक बना था, ये अपने आप को अली वर्दी खां बिहार में काफ़ी फेमस कर चुका था। इसने एक तरीके से अपने आप को वहाँ शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। अब क्या हुआ? अब जब बिहार में, जैसे जो बंगाल का नवाब होता था उसके अंतर्गत क्या रहता था? बिहार रहता था, बंगाल रहता था, बात समझे, मुर्शिदाबाद रहता था। अब ये बिहार में अपने आप को जब शासक के रूप में देखने लगा, कौन? अली वर्दी खां। इससे नाराज कौन हो गया? सरफराज नाराज हो गया कि हमारे संरक्षण में हमने आपको नायब सूबेदार बनाया है, ठीक है, और आप जो है वहाँ शासक बन गए हो। तो इनमें आपस में क्या हो गया? विरोध हो गया। और जब विरोध हो गया तो अली वर्दी खां ने कहा ऐसा है, अगर ज़्यादा हीरो बनने की इच्छा है तो लड़ाई कर लीजिए, युद्ध लड़ लीजिए, जो जीता वही सिकंदर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनको मार दिया। किसको? सरफराज को। और अपने आप क्या हुए? अपने आप नवाब बन गए। इनका समय क्या रहा? 1740 से 1756। अब जो अली वर्दी खां था ये काफ़ी काबिल आदमी था। इसको पता था कि हमारी जो है मुगलों से तो बन नहीं रही है, क्योंकि मुगलों से कैसे? मुगलों से भी नहीं बन रही थी, ऊपर के जो ये अधिकारी थे इनसे भी नहीं बन रहे थे। इसने अंग्रेज़ों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों से इसने अच्छे संबंध स्थापित किए। उसके बाद जो मराठे थे, रघु जी, 1751 में संधि कर ली और कहा आप जो बोलोगे, ठीक है, जितना टैक्स बोलोगे हम आपको टैक्स भी देंगे, और जहाँ की चौथ और सरदेशमुखी, जो मैंने आपको बताया था, चौथ की बात कर रहे हैं, कहा अपने क्षेत्र की जो चौथ का हिस्सा होता है वो भी आपको देंगे। उनसे भी समझौता हो गया। समझौता होने के बाद इसने एक बात कही थी। इसने कहा था अंग्रेज़ जो हैं वो मधुमक्खियों की तरह हैं। अंग्रेज़ जो हैं वो मधुमक्खियों की तरह हैं। अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये क्या करेंगी? काटेंगी, और काट काट के मार डालेंगी, ठीक है। अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगी। क्या देंगी? शहद देंगी। किसने कहा था? अली वर्दी खां ने कहा था।
किसके बारे में कहा था? किसके बारे में कहा था? यूरोपियों के बारे में। फिर इनके बाद शासक कौन बना? सिराजुद्दौला। अब थोड़ी एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, जो अली वर्दी खां था, इसकी 3 बेटियां थीं। इसकी कितनी बेटियां थीं? 3 बेटियां थीं। जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था? दूसरी बेटी थी, उसका क्या बताया था? मायनुमा। उसका नाम था मायनुमा। जो तीसरी बेटी थी उसका नाम था अमीना। ठीक है। और इन तीनों के जो पति थे, शौहर थे, वो तीनों मारे जा चुके थे। ये तीनों विधवा थीं। बात समझ में आई? और जो दूसरे नंबर की थी मायनुमा, इसके बेटे का नाम था शौकत जंग। क्या नाम था? शौकत जंग। अमीना के बेटे का क्या नाम था? सिराजुद्दौला। ये किसका बेटा था? सिराजुद्दौला। अमीना कितनी बेटियां थीं? 3 बेटियां थीं। पहली बेटी घसीटी बेगम, दूसरी मायनुमा, तीसरी अमीना बेगम। अमीना बेगम के बेटे का क्या नाम था? सिराजुद्दौला। और मायनुमा के बेटे का नाम शौकत जंग। क्या नाम था? शौकत जंग। अब भाई ये जो 2 लड़के थे, शौकत जंग और सिराजुद्दौला, इनके नाना का क्या नाम था? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां इनके कौन थे? नाना थे। अब अली वर्दी खां जो था, उनके सामने ये समस्या थी कि किसको जो है ना नवाब बनाया जाए। तो उसने देखा कि हमारे जितने भी नाती हैं उनमें सबसे लड़की तो घसीटी बेगम है। ठीक है। उनको वो बनाना नहीं चाहता था, घसीटी बेगम को बनाना नहीं चाहता था। घसीटी बेगम अपना शासन कहाँ पे कर रही थी? ठीक है। इनके हस्बैंड गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर थे। कहाँ? ढाका में। कहाँ थे? ढाका में। और दूसरे जो थे मायनुमा, इनके हस्बैंड कहाँ थे? पूर्णिया में, वहाँ गवर्नर थे। और तीसरे जो थे क्या नाम था उनका? अमीना बेगम, जिनका बेटा सिराजुद्दौला था। ठीक है। अब इनके सामने समस्या खड़ी हो गई कि नवाब किसको बनाया जाए। तो इन्होंने देखा जो नवाब बनने के लायक है वो केवल सिराजुद्दौला है। इन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया। अब जब सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया तो बाकी जो इनके नाती पोते थे, पोते नहीं जो नाती थे और इनकी जो बहनें थी, वो नाराज़ हो गए कि ये कौन सा तरीका है, शौकत जंग को क्यों नहीं बनाया, वो भी तो काबिल लड़का है। ठीक है। हर कोई माँ अपने बेटे को काबिल ही बताती है, बेटा भले काबिल ना हो। बात समझ में आई नहीं? तो इन्होंने किसको शासक बनाया, नवाब बनाया? सिराजुद्दौला को। अब सिराजुद्दौला की सबसे ज़्यादा दुश्मनी किससे हो गई? घसीटी बेगम से, उधर मायनुमा से। ठीक है। शौकत जंग था, वो कहने लगा ऐसा है, अब हम जो है ना लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। तो एक युद्ध हुआ मनिहारी का युद्ध। किसका? मनिहारी का युद्ध। मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को हरा दिया और हराने के बाद मार दिया। बात समझ में आई? इतनी घटना हो जाने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि हम भी थोड़ा अपना हाथ साफ कर लेते हैं। सिराजुद्दौला ने इससे पहले ही अंग्रेजों को बंगाल में मतलब जो है जगह दी थी और कहा था कि ऐसा है, हम आपको जगह दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब दुर्गीकरण बोलते हैं, बाउंड्री नहीं बोलते हैं बड़ी सी, कि वो करने की अनुमति नहीं देते हैं। हाँ, इतना बना लीजिए कि जो आप जो व्यापार करते हैं, जो आपका सामान है, ठीक है, वो उसमें सुरक्षित रहे, इतनी बाउंड्री कर लीजिए। लेकिन उधर सिराजुद्दौला जब युद्ध में लगा हुआ था तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने कहा चलो बढ़िया मौका है ना, बना लेते हैं दीवार, खड़ी कर लेते हैं। इतनी मोटी दीवार बनाना शुरू कर दिया, खड़ी करना शुरू कर दिया। उधर टहलते टहलते कौन पहुंच गया? सिराजुद्दौला पहुंच गए। देखा कि ये सब क्या हो रहा है। बाद में गए तो बुलाया, कहा ऐसा है, बुलाओ इनको सबको यहाँ। ये सब गए। जी साहब क्या बात है? कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो है ना इसकी हल्की सी बाउंड्री कर लीजिए, ये आप दुर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? ठीक है। इससे वो बहुत नाराज़ हुआ। और अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ों को तो जानते हो, ठीक है, अंग्रेज़ों को जानते हो, ठीक है, वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो इसने क्या किया? जाके आक्रमण कर दिया। जाके जब जितने भी वहाँ अंग्रेज़ थे 146 लोगों को पकड़ा था। कितने लोगों को? 146 लोगों को पकड़ा। ठीक है। पकड़ने के बाद एक कोठरी में बंद कर दिया गया और उस कोठरी में केवल 50 लोगों की जगह थी। कितने लोगों की जगह थी? और बंद कितने लोगों को किया? 146 लोगों को।
जिसकी 18 फीट लंबाई थी, चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी कमरे की। इसमें कितने लोगों को बंद किया? 146 लोगों को। जब सुबह देखा गया तो इसमें केवल 23 लोग बचे थे। कितने लोग बचे थे? 23 लोग बचे थे। और इसमें जो 23 लोग बचे थे उनमें से ही एक कौन था? हॉलवेल। कौन था? हॉलवेल का कहीं कहीं नाम हॉर्नवेल होता है, लेकिन हम हॉलवेल पढ़ेंगे। हॉलवेल बचा था। अब जब हॉलवेल बचा, हॉलवेल ने कहा यहाँ से तुरंत गया इंग्लैंड में जानकारी दी, साहब ऐसी ऐसी बात है, इतने इतने लोग ऐसे ऐसे बंद किए गए थे, 123 लोग मर गए साहब, और जो है केवल 23 ही बचे हैं। तो उसने पूछा फिर 123 मर गए, आप कैसे बच गए? तो कहा साहब सबसे बाद में हमको बंद किया गया था, तो सबसे ऊपर थे हम, तभी साहब हम बच गए। और ये बात इसने वहाँ सुनाई जाके, जबकि ये इसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। क्या बनाई थी? कहानी बनाई थी। क्योंकि उस समय जब ये घटना घटित हुई थी तो एक मुस्लिम इतिहासकार थे जिनका नाम है गुलाम हुसैन, वो उसी समय के लेखक थे। तो उनकी पुस्तक है सियारुल मुतखैरिन, उसमें इस घटना का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए इस घटना को मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है। हॉलवेल ने मतलब जो है वहाँ इस तरह से बताया जाके सहानुभूति लेने के लिए और अंग्रेज़ों के प्रति भारत में कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनको और ज़्यादा सहूलियत मिले उनके काम में, इसलिए इसने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई। जब इसने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई तो भाई शासक को तो खराब लगेगा ही। तुरंत जो है वहाँ से क्लाइव को भेजा गया कि जाओ देखो जाके क्या है, और क्लाइव आ गए। फिर वहीं से क्या हुआ? वहीं से प्लासी के युद्ध की रणनीति शुरू हुई। क्या शुरू हुई? रणनीति शुरू हुई। अब प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? जो क्लाइव था काफ़ी चालाक और चतुर था, और इधर जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसका जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफ़र। क्या नाम था? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र और बाकी जो बड़े बड़े पदों पे थे जिनका सीधा संबंध नवाब से होता था, जो डायरेक्ट नवाब से मिलते जाकर थे, ठीक है। जैसे एक सेनापति होता है, दूसरा एक सेना का अधिकारी था जिसका नाम था, क्या नाम था? यार लतीफ़, दुर्लभ राय, ये दीवान था, जगत सेठ, ये सबसे बड़े भयंकर थे वहाँ के, ठीक है। ये लोग जो थे, क्लाइव सबसे पहले मिला मालूम किससे? इस व्यापारी से, अमीचंद से। एक कासिम बाजार का एक व्यापारी था, बड़ा व्यापारी था, और कासिम बाजार का एक अधिकारी था जिसका नाम है वाट्स। क्लाइव सबसे पहले वाट्स से मिला। वाट्स से कहा यहाँ पे ऐसा कौन अमीर है, मतलब व्यापारी बड़ा है जिसका सीधा संबंध नवाब से होता है। तो उसने कहा अमीचंद है साहब, कहीं बुलाओ। अमीचंद को बुलाया। कहीं अमीचंद कहाँ तुम्हें व्यापार करते हो छोटा? क्लाइव ने कहा छोटा मोटा व्यापार कर रहे हो, कितना बचा लेते हो? कहीं हमारे साथ काम करो और हम तुमको 1 महीने में पूरा अरबपति खरबपति बना देंगे। तो उसने बोला ठीक है साहब। कहा लेकिन हमारा एक काम करना पड़ेगा। कहीं क्या? कहीं हम ऐसी रणनीति बनाई है, हम चाहते हैं इसको नवाब को जो है सिराजुद्दौला को हराया जाए, ठीक है। अब तुम बताओ कैसे हराया जाए? तो इसने क्या कहा, अरे साहब आप हराने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है, हम तो मीर जाफ़र से, यार लतीफ़ से, दुर्लभ राय से, जगत से थे, हमारा तो बैठना उठना है, अभी हम बात करते हैं। मीर जाफ़र वैसे भी कह रहे थे हमें लग रहा जो है ना नवाब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। तो ये मीर जाफ़र था, इसने अमीचंद ने मीर जाफ़र से बात की। मीर जाफ़र ने कहा ठीक, मिलाओ चल के, जबकि ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसने ये जाकर मिला क्लाइव से। क्लाइव से जब जाकर मिला तो क्लाइव से इसने कहा बिल्कुल नहीं, आप युद्ध की तैयारी करिए, हम आपके साथ में हैं, नवाब को पता भी नहीं चलेगा कि हम आपके साथ में हैं, और हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो आपकी मदद करेंगे। क्लाइव ने कहा पक्का? तो कहा ठीक है। और ये जो थे, जब पूरी रणनीति तैयार हो गई, ये जितने भी थे सिराजुद्दौला के अधिकारी, ये सब किसकी तरफ चले गए? क्लाइव की तरफ चले गए। तब ये जो अमीचंद थे, इन्होंने कहा ऐसा है क्लाइव भैया, मैंने आपका पूरा गेम बनाया है। कहा हाँ बनाया है आपने? कहा मैं बिगाड़ भी सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भैया बिगाड़ोगे क्यों, आपने जब बनाया? कहीं हमारी कुछ शर्तें हैं, जिसे कहा 30 लाख रुपए लेंगे, ठीक है, और जो आप बाद में राजा का जो खजाना वगैरह होगा उससे हम उसका कुछ परसेंट मांगा कि इतना परसेंट हमें चाहिए। तो इन्होंने, क्लाइव ने कहा अरे इसमें क्या दिक्कत है, जीतने दो, ये सब आपको दे दिया जाएगा, क्यों परेशान हो? इसने कहा, एक चालाक आदमी था, इसने कहा नहीं, एक समझौता करो, जो स्टाम्प पेपर नहीं होता है, का स्टाम्प पेपर पे हमें लिख के दो, हम तब मानेंगे।
तो क्लाइव ने कहा ठीक है, क्लाइव थे और उसका एक अधिकारी वाटसन, 2 अधिकारी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाइए कागज़, भैया स्टाम्प पेपर खरीद के आए। तो उस समय 2 स्टाम्प पेपर लिखे जाते थे, एक वाइट होता था और एक रेड होता था, लाल होता था, एक सफ़ेद होता था। तो जो हस्ताक्षर किए थे उस पर शर्तें लिखी गई थी कि हराने के बाद जब सिराजुद्दौला को हरा देंगे तो अमी चंद को क्या क्या दिया जाएगा। तो उस पर क्या था, जो लाल वाला था, जो नकली पेपर होता है, एक नकली पेपर था, एक असली पेपर था, सफ़ेद वाला असली पेपर था, लाल वाला नकली पेपर था। तो जो नकली पेपर था उस पर पूरी गाथा लिखी गई, समझौता लिखा गया, नीचे क्लाइव ने साइन किया, फिर वाटसन ने साइन किया। और जो वाइट वाला पेपर था, जो असली वाला पेपर था, तो कहा यार क्या करोगे, लोग नीचे साइन किए दे रहे हैं, इसको बाद में लिखवा देंगे, समय कहाँ है, वैसे भी जो है ना लिख तो दिए पूरा है, साइन किए दे रहे हैं, बाद में जैसा बोलोगे इस पर भी लिख दिया जाएगा। तो जो वाइट पेपर था उस पर केवल साइन कर दिए थे और लिखा उस पर कुछ नहीं था, और रेड पे जिस पे लिखा था वो मान्य नहीं था। बाद में क्या हुआ, जब पूरी रणनीति बनाकर, ठीक है, युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसमें पहले से डिसाइड था कौन क्या करेगा। सिराजुद्दौला भी गए, लड़ने के लिए गए, मीर जाफ़र भी गया। मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला से कहा कि क्या करोगे, आप जाओ वापस, और अभी थोड़ी देर के बाद सुनना कि हम लोगों ने अंग्रेज़ों को हरा दिया है, ठीक है, अंग्रेज़ों को हरा दिया है। लेकिन क्लाइव उसको वहाँ से भेज दिया, किसको, सिराजुद्दौला को। और रास्ते में ही पहुँचा था, उसको जानकारी मिली कि पूरी सेना, बहुत सारे सैनिक भी मारे गए हैं और जो है नवाब हार गए हैं। तब सिराजुद्दौला वहाँ से भागे, ठीक है, भाग के वहाँ से निकल गए, बंगाल से बाहर निकल गए। और ये जो था प्लासी का युद्ध हार गए। कौन सा युद्ध हार गए, प्लासी का युद्ध। नवाब के जो षड्यंत्रकारी थे कौन कौन थे, मीर जाफ़र, यार लतीफ़, दुर्लभ राय, जगत सेठ, ठीक है, इन्होंने गद्दारी की। सबसे बड़ा गद्दार जो इसमें निकला था वो कौन था, मीर जाफ़र थे। इसीलिए इतिहास में इनको आज भी गद्दार, इनकी जो उपाधि है वो गद्दारी की उपाधि है, ठीक है। आज भी लोग इनको मीर जाफ़र, इनके एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, उदाहरण भी दिए जाते हैं कि आप मीर जाफ़र ना बनो। बात समझ में आई नहीं आई। ये बंगाल आपका था। हम लोग प्लासी के युद्ध तक लिखेंगे बंगाल को, और लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद जितना पढ़ा है इतना लिखेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे तब आगे लिखेंगे। दूसरी बात, अंग्रेज़ों को ये मान के चलिए